नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था पृथ्वीराज रासो के बारे में, कुछ जो मोटे मोटे तथ्य थे उनके बारे में। आज हम बढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उनके बारे में। तो पृथ्वीराज रासो का समय क्या था? तो 12वीं शताब्दी था उसका समय। वीर रस का प्रयोग किया गया था, जल्हड़ ने उसे पूरा किया था। और क्या कहते हैं कि वो एक क्या था, पिंगल शैली में लिखा गया था। टोटल 69 समय सर्ग इसमें पाए गए थे और 68 प्रकार के छंदों का इसमें प्रयोग किया गया था। तो ये सब जानकारियों को हम देखे थे। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार के बारे में देखे थे, चंद उनके रचनाकार हैं। तो इसके पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के, ठीक। तो बढ़ते हैं आज अपने अगले महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। पृथ्वीराज रासो को आज हम करेंगे समाप्त। अच्छा, इसमें ये भी देखे थे कि जो कैमासवध है वो इसी का एक सर्ग है, और ये जो कनवज युद्ध था वो भी इसी का एक सर्ग है, जो इसी में कथानक के रूप में उसे, मूल कथानक के रूप में उसे जाना जाता है। तो ये था हमारा पृथ्वीराज रासो, है ना। तो बढ़ते हैं आगे, आज के बिंदुओं की ओर देखते हैं हमारे विद्वानों का क्या कथन है। रामचंद्र शुक्ल शुक्ल जी का क्या कथन है पृथ्वीराज रासो के बारे में? ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। ये मतलब कौन? चंद बरदाई जो है वो हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये कथन किसका है? ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। क्या है ये? चंदवरदाई, ये मतलब चंदवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। देखते हैं अगला, मिश्र बंधुओं का क्या कथन है। मिश्र बंधु जी का कहना है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंदवरदाई को ही कहा जा सकता है। किसको कहा जा सकता है? चंदवरदाई जी को। कथन एक ही है, बस कहने का तरीका है, उनकी शैली थोड़ा अलग है। शुक्ल जी ने कहा कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, कौन? चंदवरदाई। और इनका कहना है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंदवरदाई को ही कहा जा सकता है, सिर्फ इन्हीं को ही कहा जा सकता है। ये किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा है। अच्छा, आते हैं अगले रचनाकार की ओर, बच्चन सिंह के ऊपर देखते हैं बच्चन सिंह क्या कहते हैं। बच्चन सिंह ने कहा है कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। कौन? पृथ्वीराज रासो पे कमेंट करते हैं, कहते हैं कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, और दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये किसने कहा? ये कहते हैं हमारे बच्चन सिंह। क्या कहते हैं? यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। कौन? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो क्या है? एक राजनीतिक महाकाव्य है, और इसे राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। किसने? बच्चन सिंह। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है रामचंद्र शुक्ल ने, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकाव्य चंदवरदाई को माना है मिश्र बंधुओं ने। और पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्य की संज्ञा दिया है किसने? बच्चन सिंह ने। या इसे कहा है राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी। त्रासदी मतलब ट्रेजिडी। ट्रेजिडी शब्द का प्रयोग किसने किया है? बच्चन सिंह ने किया है। तो आप इससे पकड़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले रचनाकार की ओर। तो हमारे जो अगले रचनाकार हैं वो कौन है? वो है रामस्वरूप चतुर्वेदी। कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। नंबर 4 हम नोट करेंगे। किसके बारे में? राम स्वरूप चतुर्वेदी के बारे में। राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का क्या कहना है? इनका कहना है पृथ्वीराज रासो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। क्या है? हिंदी की अपनी बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। किसने कहा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। नोट करते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी की अपनी, पृथ्वीराज रासो हिंदी की अपनी, हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की, हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की, महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। क्या है?
बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। अच्छा, ये कथन इनका बहुत ज़्यादा लंबा है, इसलिए हम इसको बीच में छोड़ देंगे, डॉट 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 लगा देते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। हिंदी का चरित्र पहली बार ही हिंदी का चरित्र पहली बार ही हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में बड़े मोहक रूप में बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर 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 इसमें निखर कर आया है। इसमें निखर कर आया है आया है ये किसने कहा? ये कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। क्या है इनका कथन? कि पृथ्वीराज रासव हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। पृथ्वीराज रासव क्या है? हिंदी की अपनी महाकाव्य की जो परंपरा है उसकी बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। क्या कहा इसको? उपयुक्त प्रस्तावना कहा है। किसको? पृथ्वीराज रासव को। रासव शब्द से इन्होंने रासव की उत्पत्ति भी मानी थी। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने वहां बताया था ये ऊ शब्द से, और यहाँ भी मैंने कहा था कि यहाँ भी आपको ऊ मिला था, छोटा ऊ, है ना। तो रासव से इन्होंने क्या माना था? रासो शब्द की उत्पत्ति भी माना था, और रासव शब्द का इन्होंने प्रयोग भी किया है यहाँ पे। पृथ्वीराज रासव, तो पृथ्वीराज रासव की इन्होंने क्या कहा? हिंदी की अपनी जो महाकाव्य परंपरा है उसकी उपयुक्त प्रस्तावना कहा। क्या कहा है पृथ्वीराज रासव को? क्या इन्होंने उपयुक्त प्रस्तावना कहा है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर, इसमें भाषा और संवेदना, ज्यादातर भाषा और संवेदना शब्द का प्रयोग हमारे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने ही किया है अपने ग्रंथ में। तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि ये कथन किसका है। एक तो ये रासव शब्द से, एक भाषा और संवेदना से। तो भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर इसमें निखर कर आया है। ठीक, ये थे हमारे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। इनके बारे में बस इतना ही। बढ़ते हैं अपने अगले रचनाकार की ओर। अगले हमारे जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखेंगे उनका क्या मानना है। नंबर 5 पे हम नोट करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। इसको देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या मानना है? इनका दो कथन मिलता है। नंबर 1, इसकी रचना सुख सुखी संवाद में हुई थी। इसकी रचना पृथ्वीराज रासो को, इसकी रचना कैसे हुई थी? सुख सुखी, सुख सुखी संवाद। इसकी रचना सुख सुखी संवाद में हुई थी। इसकी रचना सुख सुखी संवाद में हुई थी। अगला देखेंगे इनका क्या कथन है। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, इतिहास की दृष्टि इतिहास की दृष्टि से नहीं, कथा की परीक्षा
इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। किसकी दृष्टि से होनी चाहिए? काव्य की दृष्टि से। काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। होनी चाहिए। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है। पुरानी कथाएं पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है। काव्य ही अधिक है। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास पे एकदम नहीं। इतिहास वे एकदम नहीं है। ये कथन किसका है? ये कथन है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। क्या मानना है इनका? तो ये इसकी रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई है। पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन कि सुख सुखी संवाद के रूप में किस ग्रंथ की रचना की गई है? तो पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है सुख सुखी संवाद के रूप में। अगला इनका क्या है कथन? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। ये किसका मानना है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है। क्या कहते हैं कि जो कथा की परीक्षा होती है वो इतिहास की दृष्टि से नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। किसकी दृष्टि से होनी चाहिए? वो काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए, क्योंकि इनका मानना है जो पुरानी कथाएं थी वो काव्य ही ज्यादा है, ज्यादातर उसमें काव्य का ही प्रयोग किया गया है, इतिहास वे एकदम नहीं है। इसलिए जो परीक्षा होती है उसकी कथा का जो पैमाना तय किया गया वो इतिहास की दृष्टि से नहीं किया जाना चाहिए, काव्य की दृष्टि से किया जाना चाहिए। तो ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। अगले रचनाकार के बारे में हम देखेंगे आचार्य शुक्ल के बारे में, जो इन्हीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथन को गलत साबित करते हैं या इसी का खंडन करते हैं। रामचंद्र शुक्ल देख लेंगे यहीं पे। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल जी के कथनों में मतभेद है। क्या है? माना कि रासो इतिहास नहीं है। इनका कहना है माना कि रासो इतिहास नहीं है। माना कि रासो इतिहास नहीं है। माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। इनका कहना है कि मैं मान रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, लेकिन या परंतु पर काव्य ग्रंथों में पर काव्य ग्रंथों में पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन बिना किसी प्रयोजन बिना किसी प्रयोजन कोई उलटफेर नहीं किया जाता। कोई उलटफेर नहीं किया जाता। कोई उलटफेर नहीं किया जाता। कोई उलटफेर नहीं किया जाता या पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। क्या कहते हैं ये? शुक्ल जी कहते हैं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में क्या है? जाली है। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। वास्तव में क्या है? जाली है। तो पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ किसने साबित किया या इसे जाली ग्रंथ किसने कहा है? तो इसे कहा है हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्या कहा है? इसे जाली ग्रंथ माना है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? कथक परीक्षा किस दृष्टि से होनी चाहिए? इनका मानना है कि काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है। और इनका क्या मानना है शुक्ल जी का कि
माना कि रासो इतिहास नहीं है। ये कहते हैं कि मैं मान रहा हूँ कि रासो जो है, जितने भी रासो ग्रंथ लिखे गए वो रासो जितने भी हैं वो सारे इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ हैं, ये मैं मानता हूँ। परंतु काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के कोई उलटफेर नहीं किया जाता। इनका मानना है कि जो काव्य ग्रंथ है उनमें सत्य घटनाओं के आधार पर ही कोई उलटफेर किया जाता है, उनके अभाव में कोई उलटफेर नहीं किया जाता है। इनका मानना है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। कौन सा? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ किसने साबित किया है? तो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। बढ़ते हैं अपने अगले कथन की ओर और देखते हैं क्या है। अगला कथन जो हम देखेंगे वो देखेंगे डॉक्टर बूलर महोदय का। किसका देखेंगे? डॉक्टर बूलर महोदय का। नोट करेंगे नंबर 7, 7वां नंबर ये ना, डॉक्टर बूलर। नंबर 7, डॉक्टर बूलर। देखते हैं डॉक्टर बूलर का क्या मानना है। इनका मानना है कि 1875 ईस्वी में, ये कहते हैं 1875 ईस्वी में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय, जयानक कृत पृथ्वीराज विजय। ये कृत का क्या मतलब है? जयानक द्वारा रचित। ये जो पृथ्वीराज विजय है ये ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? जयानक। जयानक इसके रचनाकार हैं। तो जयानक कृत पृथ्वीराज विजय, ये जो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है ये किस भाषा में था? यही देख लेते हैं। ये संस्कृत भाषा में था। किस भाषा में था? संस्कृत भाषा में। ये किस भाषा ग्रंथ है? संस्कृत भाषा का। कौन? पृथ्वीराज विजय। तो 1875 ईस्वी में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर, पृथ्वीराज विजय के आधार पर, पृथ्वीराज विजय के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। पृथ्वीराज रासो को क्या किया इन्होंने? अप्रामाणिक घोषित किया। अप्रामाणिक घोषित किया। किसके आधार पर अप्रामाणिक घोषित किया पृथ्वीराज रासो को? पृथ्वीराज विजय के आधार पर। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन है? जयानक है। पृथ्वीराज विजय विजय किस भाषा का ग्रंथ है? संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। और इसी के आधार पर इन्होंने किसको जो है अप्रामाणिक माना है? पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है। अगले महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में देखेंगे हम नंबर 8 पे। इसमें रासो काव्य के साथ साथ, इसमें पृथ्वीराज रासो में विद्वानों के मत होते हैं खत्म। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में। इसमें क्या है कि रासो काव्य के साथ साथ, इसमें रासो काव्य के साथ साथ, इसमें पृथ्वीराज रासो में रासो काव्य के साथ साथ और किस किस के लक्षण दिखाई देते हैं? चरित काव्य, कथा काव्य, चरित काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका आदि के लक्षण भी दिखाई देते हैं। आख्यायिका, आख्यायिका आदि के लक्षण दिखाई देते हैं। आख्यायिका आदि के लक्षण दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं। किसमें दिखाई देते हैं? पृथ्वीराज रासो में। इसमें क्या है? रासो काव्य के साथ साथ किसके? चरित काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका आदि के लक्षण दिखाई देते हैं। अगला देखेंगे नंबर 9। क्या है महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में? पृथ्वीराज रासो का रचना काल और मूल रूप सर्वाधिक विवादित है।
पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो का रचना काल, पृथ्वीराज रासो का रचना काल और मूल रूप सर्वाधिक विवादित है। और मूल रूप सर्वाधिक विवादित है। सर्वाधिक क्या है? विवादित है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सर्वाधिक विवादित ग्रंथ कौन है, तो आप किसे बताएंगे? सर्वाधिक विवादित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को। अपने रचना काल को लेकर और अपने मूल रूप को लेकर सबसे ज्यादा विवादित रचना कौन सी है? तो हमारी पृथ्वीराज रासो है। एक बार रिपीट करेंगे इसे। डॉक्टर बूलर 1875 ईस्वी में दयानकृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर पृथ्वीराज रासो का अप्रामाणिक घोषित करते हैं। पृथ्वीराज विजय संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। इसमें रासो काव्य के साथ साथ चरित काव्य, आख्यायिका और ये कथा काव्य के लक्षण भी दिखाई देते हैं। और ये पृथ्वीराज रासो का जो रचना काल है और मूल रूप है, ये सर्वाधिक विवादित है। तो ये थे महत्वपूर्ण बिंदु जो होते हैं यहीं से समाप्त पृथ्वीराज रासो को। बढ़ते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में। इसकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता पर जो सवाल किए गए उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। किन किन विद्वानों ने इसे प्रामाणिक माना है और किसने किसने इसे अप्रामाणिक माना है। प्रामाणिकता अप्रामाणिकता हेडिंग डालेंगे। प्रामाणिकता अप्रामाणिकता। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रामाणिक, किसने किसने प्रामाणिक माना। क्या देखेंगे? प्रामाणिक। तो प्रामाणिक किसने माना है? प्रामाणिक माना है कर्नल श्याम मोहन मिश्र ने। ये है ट्रिक। क्या है? ट्रिक। कर्नल श्याम मोहन मिश्र। ये जो कर्नल श्याम मोहन मिश्र हैं, इन्होंने क्या किया है? इसे प्रामाणिक माना है। कर्नल से हो गए कर्नल टाड। कौन हो गया? कर्नल टाड। इन्होंने इसे प्रामाणिक माना। श्याम से हो गए श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास, इन्होंने भी इसे प्रामाणिक माना है। मोहन से हो गए मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। कौन है? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। विष्णुलाल पांड्या। और ये जो मिस्र है, मिस्र से हो गए हमारे मिस्र बंधु। कौन हो गए? मिस्र बंधु। ठीक। तो इतने लोगों ने इसे क्या माना है? पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है। देखते हैं इसे अर्ध प्रामाणिक किसने माना है। नंबर 2, कुछ विद्वानों ने इसे अर्ध प्रामाणिक भी माना है। अर्ध प्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक किसने माना है? 10,000 मुनि कुमार। 10,000 मुनि कुमार। 10,000 मुनि कुमार। 10,000 मुनि कुमार ने इसे क्या माना? इसे अर्ध प्रामाणिक माना है। 10 से हो गए हमारे दशरथ ओझा। कौन हो गए हमारे? दशरथ ओझा। तो दशरथ ओझा ने इसे अर्ध प्रामाणिक माना है। 1000 से हो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन हो गए? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने भी इसे क्या माना है? अर्ध प्रामाणिक माना है और इसे सुख सुखी संवाद के रूप में रचा हुआ माना है। ये हम पीछे देख चुके हैं। मुनि से हो गया मुनि जिन विजय। मुनि से क्या हो गया? मुनि जिन विजय, है ना? मुनि जिन विजय। और कुमार से हो गए सुनीति कुमार चटर्जी। हाँ, सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी।
ये जो सुनीत कुमार चटर्जी हैं, इन्होंने क्या माना, इसे अर्ध प्रामाणिक माना है। वैसे तो ये दो ट्रिक अगर आपको याद है तो किसने अप्रामाणिक माना है उनको आप वैसे ही पता कर लेंगे, क्योंकि अगर ये प्रामाणिक किसने माना ये पता है, अर्ध प्रामाणिक किसने माना है ये पता है, तो अप्रामाणिक किसने घोषित किया है, तो जो नाम आपकी स्ट्रिक में नहीं आएगा वो उन्होंने अप्रामाणिक माना है। लेकिन उसके बारे में भी हम देखेंगे अप्रामाणिक किसने किसने माना है। तो प्रामाणिकता के बारे में एक बार रिपीट कर लेंगे। कर्नल श्याम मोहन मिश्र, कर्नल टाड, श्याम सुंदर दास, मोहन से हो गया मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, और मिस्र से हो गया मिस्र बंधु। चार लोगों ने इसे प्रामाणिक माना। अर्ध प्रामाणिक माना किसने, 10,000 मूल कुमार ने, दशरथ ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजिन विजय, कुमार से हो गया सुनीत कुमार चटर्जी, इन्होंने क्या माना, अर्ध प्रामाणिक माना है। बढ़ते हैं, किसने इसे अप्रामाणिक माना है ये भी हम देख लेते हैं। अब हम देखेंगे किसने इसे क्या माना है, अप्रामाणिक माना है। तो अप्रामाणिक मानते हैं राम श्याम मुरारी शंकर, राम श्याम मुरारी, है ना, मुरारी शंकर, राम श्याम मुरारी शंकर गुलर देवी, गुलर देवी, ये है आपकी ट्रिक। गूलर नहीं, इसे गूलर होना चाहिए, या गूलर से याद रखो आप लोग, यहाँ बा कर दो। ठीक, राम श्याम मुरारी शंकर गूलर देवी, इन्होंने इसे क्या माना है, अप्रामाणिक माना है। राम श्याम मुरारी शंकर गूलर देवी, है ना। तो राम से देखेंगे इसे रामचंद्र शुक्ल जी हो गए। कौन हो गया, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल जी हो गए। श्याम से हो गए क्या कहते हैं, श्यामल दास। कौन हो गया, श्यामल दास। मुरारी, मुरारी से हो गए मुरारी दीन, मुरारी दीन, है ना, मुरारी दीन। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, शंकर से क्या हो गया, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, हीराचंद ओझा। बूलर से हो गए, आपको पता ही है, जिनका एक कथन में हमने देखा, डॉक्टर बूलर, जिन्होंने जयानक पृथ्वीराज विजय के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना था। तो अप्रामाणिक किसके आधार पर माना था बूलर ने, इन्होंने माना था पृथ्वीराज विजय के आधार पर, जो संस्कृत भाषा का ग्रंथ था, है ना। बूलर या बूलर। देवी से हो गए देवी प्रसाद। कौन हो गया, देवी प्रसाद। अच्छा, ये जितने नाम में ये सब लगभग जो है हमारे देवी देवताओं से मैच कर रहे हैं, केवल एक को छोड़कर, ये जो बूलर है ना। तो अगर लगातार याद करेंगे तो ये ट्रिक हम देख सकते हैं, राम श्याम मुरारी शंकर बूलर देवी, इन्होंने क्या माना है, जितने प्रभु हैं, जितने हमारे भगवान हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, उनके नाम से जो आए हैं, वो सारे लोगों ने क्या माना, इसे पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है ना। और बूलर महोदय ने पृथ्वीराज विजय के आधार पर, जो जयानक की रचना थी, संस्कृत भाषा का ग्रंथ था, उसके आधार पर इसे अप्रामाणिक घोषित किया था। तो हमने देख लिया। सबसे पहले प्रामाणिक देखे, कर्नल श्याम मोहन मिश्र, कर्नल टाड हो गए, श्याम सुंदर दास हो गए, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हो गए, और मिस्र से हो गए थे हमारे मिस्र बंधु। उसके बाद हम देखे थे अर्ध प्रामाणिक। अर्ध प्रामाणिक में 10,000 मुनि कुमारों को देखा था, दशरथ ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये मुनि से थे हमारे क्या कहते हैं, मुनिजिन विजय, और क्या कहते हैं, कुमार से थे सुनीत कुमार चटर्जी। फिर हमने देखा अप्रामाणिक, राम श्याम मुरारी शंकर बूलर देवी, रामचंद्र शुक्ल, श्यामल दास, मुरारी दीन, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बूलर और देवी प्रसाद, इन्होंने क्या माना, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है। तो पृथ्वीराज रासो के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु उपलब्ध थे, इनके बारे में जो भी जानकारियां उपलब्ध थी, वो बस यही थी, इतनी ही। बढ़ते हैं अब अपने अगले नए रासो ग्रंथ की ओर।
तो हमारा अगला रासोग्रल क्या है, नंबर 5 पे हम देखेंगे जयचंद्र प्रकाश को। किसको देखेंगे? जयचंद्र प्रकाश। हम देखेंगे जयचंद्र प्रकाश के बारे में। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो भट्ट केदार। कौन है? भट्ट केदार इसके रचनाकार है। जयचंद्र प्रकाश के बारे में देख लेंगे। इसका समय क्या है? 12वीं शती है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसका समय देखेंगे, 12वीं शती है। ठीक, समय इसका 12वीं शती है। रस कौन सा है इसमें? तो रस देख लेंगे यहाँ पे आप, वीर रस का प्रयोग किया गया है। कौन से रस का प्रयोग किया गया है? वीर रस का प्रयोग किया गया है। काव्य रूप देख लेंगे, इसका क्या है? प्रबंध है। कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य रूप है इसका। ठीक, वीर गीत प्रबंध काव्य रूप है। प्रबंध, वीर रस का खैर प्रयोग हुआ ही है। वीर गीत प्रबंध काव्य है। तो जयचंद्र प्रकाश के बारे में बस इतना ही। फिर हम देखेंगे अगले जयमयंक जस चंद्रिका के बारे में। जयमयंक जस चंद्रिका। जयमयंक जस चंद्रिका। जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार है इसके मधुकर कवि। कौन है? मधुकर कवि हैं। मधुकर कवि, इसके बारे में देख लेते हैं। समय क्या है इसका? इसकी जो समय निर्धारित, समय सीमा निर्धारित की गई है वो भी यही है, 12वीं शती। क्या है? 12वीं शती है। काव्य रूप भी इसका भी क्या है? प्रबंध है। काव्य रूप क्या है इसका? प्रबंध है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार का है। समय इसका 12वीं शती है। रस इसमें कौन सा? वीर रस है। वीर गीत प्रबंध काव्य है यह। जयमयंक जस चंद्रिका, रचनाकार मधुकर कवि है। समय इसका 12वीं शताब्दी है और यह भी प्रबंध काव्य है। एक देखेंगे हम नोट। क्या देखेंगे? नोट। नोट में ये देखेंगे कि जयचंद्र प्रकाश और ये प्लस जयमयंक जस चंद्रिका, जो दोनों ग्रंथ हम पढ़ चुके, यही नोट करेंगे हम। जयचंद्र प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश प्लस जयमयंक जस चंद्रिका। जयमयंक जस चंद्रिका है ना। हम देखेंगे इसके बारे में दोनों के क्या है। दोनों रचनाओं में जयचंद्र के शौर्य तथा पराक्रम की कथा का वर्णन। दोनों रचनाओं में, नोट करेंगे, दोनों रचनाओं में जयचंद्र के शौर्य तथा जयचंद्र के शौर्य तथा जयचंद्र के शौर्य तथा इसका वर्णन है, पराक्रम की कथा का वर्णन है। तथा पराक्रम की कथा का वर्णन होने का अनुमान। वर्णन होने का अनुमान। दोनों अनुपलब्ध हैं। क्या है ये? दोनों अनुपलब्ध, उपलब्ध नहीं है। ठीक, दोनों अनुपलब्ध है। दोनों का उल्लेखित कहाँ है? कहाँ मिलता है इनका उल्लेख? तो दोनों का उल्लेख दयाल दास कृत। कहाँ मिलता है? दयाल दास कृत राठौड़ा री ख्यात में। राठौरा, राठौरा री ख्यात, राठौड़ा री ख्यात में है। ये था जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका के बारे में। क्या था? समय क्या है? जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं। समय 12वीं शताब्दी है। वीर रस का प्रयोग है। वीर गीत प्रबंध काव्य रूप है इसका।
जयमेघ जसचंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि हैं, 12वीं शती में रचा गया था। यह प्रबंध काव्य रूप ये भी है। अच्छा, इन दोनों के बारे में एक हम नोट देखेंगे, ये जयचंद्र प्रकाश के बारे में और जयमेघ जसचंद्रिका के बारे में। दोनों रचनाओं में किसके शौर्य पराक्रम का वर्णन है? जयचंद्र के शौर्य तथा पराक्रम का वर्णन है। दोनों अनुपलब्ध हैं, इसमें से कोई भी उपलब्ध नहीं है। इनका जो उल्लेख मिलता है वो दयाल दास द्वारा रचित रठौड़ा रिख्यात नामक एक ग्रंथ है, जिसमें इनका उल्लेख किया गया है ना। तो बढ़ते हैं अगले रासो ग्रंथ की ओर। तो हमारा जो अगला रासो ग्रंथ है वो है परमाल रासो, नंबर 7। क्या देखेंगे हम? परमाल रासो। अच्छा, जो परमाल रासो है, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं जगनिक। कौन है? जगनिक। देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। समय 13वीं शताब्दी है इसका। क्या है इसका समय? 13वीं शताब्दी है। वीर रस का प्रयोग किया गया है। रस कौन सा है इसमें? वीर रस। वीर रस का प्रयोग किया गया है। काव्य रूप क्या है इसका देख लेंगे। वीर गीत है। काव्य रूप क्या है? वीर गीत, है ना। वीर गीत काव्य रूप। अन्य नाम क्या है? इसे आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम आल्हाखंड या आलखंड। आलखंड के नाम से इसे जाना जाता है। आल्हा उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता का वर्णन है इसमें। किसके? आल्हा उदल। आल्हा और उदल। उदल मतलब उदय सिंह। उदल का पूरा नाम क्या था? उदय सिंह। आल्हा उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। आल्हा उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। आल्हा उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। अच्छा, यह वर्षा ऋतु में यह वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में गाया जाता है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में गाया जाता है। और बुंदेलखंड में गाया जाता है। देखेंगे इसके बारे में। अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? इसका सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया था? सर्वप्रथम प्रकाशन सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1865 ईस्वी। 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में किसने किया था? चार्ल्स इलियट ने किया था। चार्ल्स इलियट। चार्ल्स इलियट ने किया। केंद्र क्या रहा इसका? केंद्र इसका बैसवाड़ा रहा। क्या रहा इसका केंद्र? बैसवाड़ा। परमाल रासो के बारे में बस इतना ही। रचनाकार जगनिक है। समय 13वीं शताब्दी है। वीर रस का प्रयोग किया गया है। वीर गीत इसका काव्य रूप है। आलखंड के नाम से भी जाना जाता है। आल्हा उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है इसमें। वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में गाया जाता है। सबसे पहले इसका प्रकाशन जो किया था वो चार्ल्स इलियट ने किया था। कब किया था? 1865 ईस्वी में किया था। केंद्र इसका बैसवाड़ा रहा। तो दो ग्रंथ और बचते हैं जिन्हें हम देख लेते हैं, और रासो काव्य की ये जो परंपरा चल रही है इसे हम करते हैं यहीं पे समाप्त।
अगला कौन सा हमारा नंबर 8 देखेंगे, रणमल छंद। क्या है? रणमल छंद। अच्छा, ये जो रणमल छंद है इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं श्रीधर। कौन है? श्रीधर। समय क्या है इसका? देखेंगे 14वीं शताब्दी। समय क्या है इसका? 14वीं शती। समय हो गया। रस क्या है इसमें? वीर रस का प्रयोग इसमें भी किया गया है। रस क्या है? वीर रस का प्रयोग किया गया है। वीर रस का प्रयोग है काव्य रूप, ऑटोमेटिक वीर गीत ही होगा। काव्य रूप क्या है? वीर गीत। काव्य रूप में भाषा शैली कौन सी इसमें? डिंगल है। भाषा शैली क्या है? ये हम देखेंगे तो डिंगल भाषा शैली का प्रयोग इसमें किया गया। रणमल का सूबेदार जफर खां पर प्राप्त विजय का वर्णन। क्या है? रणमल का सूबेदार जफर खां, सूबेदार जफर खां पर प्राप्त विजय प्राप्त विजय का वर्णन है। विजय का क्या है? वर्णन है। तो रणमल छंद के बारे में बस इतना ही। समय 14वीं शताब्दी, रचनाकार श्रीधर हैं। वीर रस का प्रयोग है, वीर गीत इसका काव्य रूप है, डिंगल भाषा शैली है, और जफर खां पर जो विजय प्राप्त किया था रणमल ने, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। नंबर 9 पे देख लेते हैं हमारा कौन सा आता है। एक आता है हम्मीर रासो। क्या आता है? हम्मीर रासो। हम्मीर रासो इसका देख लेते हैं। समय क्या है हम्मीर रासो का? इसका जो समय निर्धारित किया गया वो है 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी। और यह अनुपलब्ध है। यह क्या है? अनुपलब्ध, उपलब्ध नहीं, अनुपलब्ध है। ठीक। तो रासो काव्य परंपरा की जो ये हमारी क्लास चल रही थी वो यहीं पे होती है समाप्त। एक बार इसे रिपीट कर लेंगे। रणमल छंद श्रीधर का है, 14वीं शताब्दी, वीर रस है, काव्य रूप इसका वीर गीत है, डिंगल भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। रणमल का सूबेदार जफर खां पर प्राप्त विजय का वर्णन किया गया है किसमें? रणमल छंद में। हमीर रासो ग्रंथ जो है यह उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्ध है। समय इसका क्या है? 14वीं शती है। तो रासो काव्य परंपरा यहीं से होती है समाप्त। और बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, लौकिक साहित्य की ओर। और लौकिक साहित्य को लेके आएंगे अब हम अगली क्लास में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।